नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज का हमारा विषय है रासो साहित्य। दोस्तों, अब तक की क्लासेस में हमने बात करी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की, जिसमें हम बात कर रहे हैं आदिकाल और आदिकाल में लिखे गए साहित्य की। अब तक हम सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य पढ़ चुके हैं। जैन साहित्य में रास, चरचरी, फागु आदि अनेक शैलियाँ थी जिनका हमने अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे रासो साहित्य का। रासो साहित्य के बारे में मुख्य बातें क्या है? रासो साहित्य को चारण साहित्य भी कहा जाता है। चारण साहित्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि रासो साहित्य अधिकतर चारण कवियों ने लिखा जो दरबार में होते थे, इसीलिए इसको मूलतः दरबारी साहित्य भी कहा जाता है। ये कवि क्या करते थे कि प्रत्येक राजा के दरबार में एक चारण कवि होता था जो कि उस राजा की प्रशस्ति में ग्रंथ लिखा करता था, और यही ग्रंथ इनको हमने रासो साहित्य के रूप में आज हम देखते हैं। तो इनको हम चारण साहित्य कह देते हैं क्योंकि चारण कवियों ने लिखा। दरबार में रहते थे तो दरबारी साहित्य कह देते हैं। इसके अलावा सर्वाधिक राजस्थान में लिखा गया, ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि चारण साहित्य या रासो साहित्य सर्वाधिक राजस्थान में लिखा गया। यहाँ पर कवि जो थे वो राजा के दरबार में रहते थे और अपनी रचनाएं लिखते थे। और एक बड़ा सवाल, एक बड़ा तथ्य ये है कि रासो साहित्य पर अप्रामाणिकता का दोष सबसे ज्यादा लगता है। देखिए, रासो साहित्य क्या होते थे? दरबारी साहित्य होते थे। अब दरबार में बैठकर कोई कवि राजा की स्तुति लिख रहा है तो जाहिर सी बात है कि हर चीज वो सही तो लिखेगा नहीं, कुछ उसमें कल्पना भी होंगी। कवि ने राजाओं की तुलना ऐसी ऐसी कर दी। अच्छा, उसमें तथ्यात्मक अशुद्धियां होनी स्वाभाविक है क्योंकि राजा को खुश करने के लिए लिखा जा रहा है, तो सारी चीजें वो तथ्यात्मक रूप से सही भी नहीं रखेगा। तो इसलिए ऐतिहासिकता की दृष्टि से, क्योंकि जो तथ्य लिए गए हैं इसमें, जो बातें बताई गई हैं, जरूरी नहीं कि वो सारी सही हों। अपने राजा को महान बताने के लिए कवि कई बार क्या करता था कि कुछ ऐसी बातें लिख देता था जिनका यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है, इतिहास में उनका कोई उल्लेख भी नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी इन रासो साहित्य में लिखा गया। जैसे आगे चलकर हम पढ़ेंगे तो ये पृथ्वीराज रासो में एक बड़ा सवाल आएगा। तो प्रामाणिकता का दोष लगातार इन पर लगता रहा है रासो साहित्य पर, लेकिन साहित्यिकता पर इनके कोई दोष नहीं है। साहित्यिकता के मामले में आदिकाल में अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा प्रचुर साहित्यिकता कहां पर मिलती है तो उसका जवाब हो जाएगा रासो साहित्य। तो याद क्या रखना है? ऐतिहासिकता इनकी संदिग्ध है लेकिन साहित्यिकता इनकी असंदिग्ध है, और इतनी असंदिग्ध है कि आदिकाल में सबसे ज्यादा साहित्यिक अगर कोई रचनाएं हुई हैं तो वो रासो साहित्य हुए हैं। इसके बाद इनमें वीर और श्रृंगार रस की अभिव्यंजना हमें देखने को मिलती है। देखिए, एक कवि दरबार में बैठा है, राजा को खुश करने के लिए लिख रहा है, तो क्या चीजें मुख्य रूप से होंगी? एक तो राजा को बहुत ज्यादा बलशाली बताया जाएगा, और दूसरा किसी ऐसी रानियों के बारे में, राजा के जीवन के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी, क्योंकि मुख्यतः राजा से जुड़ा हुआ है तो राजा के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं ही हमें इनसे जानने को मिल सकती हैं। तो इसमें दो ही चीजें होंगी मुख्य रूप से, एक तो वीर रस और एक श्रृंगार रस, क्योंकि राजा के लिए युद्धों का वर्णन होगा और दूसरा रानियों की सुंदरता का वर्णन होगा। तो इसके अलावा तीसरी चीज यहां पर हमें अमूमन देखने को नहीं मिलती है। और एक बात, ये डिंगल पिंगल शैली में लिखे गए हैं। याद रखिए कि डिंगल पिंगल शैली में भाषा नहीं है। डिंगल और पिंगल कई बार पूछ लिया जाता है कि भाषा है कि नहीं है, तो उसमें सीधा सा जवाब होता है कि भाषा नहीं है, अगर शैली हमें ऑप्शन में दिया गया है तो। डिंगल पिंगल क्या है? डिंगल शैली जिसमें अपभ्रंश के साथ राजस्थानी को मिलाकर लिखा जाता था, और डिंगल शैली में वीर रस की रचनाएं लिखी जाती थी। और पिंगल में क्या होता था कि अपभ्रंश के साथ ब्रज को मिला दिया जाता था और इसमें श्रृंगार रस की रचनाएं लिखी जाती थी। तो इसमें मुख्यतः वीर और श्रृंगार रस की रचनाएं हैं, तो इसलिए वीर रस की रचनाएं किसमें लिखती? डिंगल शैली में लिखती। डिंगल में क्या है? अपभ्रंश और राजस्थानी को मिला दिया। और श्रृंगार में क्या है? पिंगल शैली है, इसमें अपभ्रंश और ब्रज को मिला दिया है, तो यहाँ पर श्रृंगार रस की व्यंजना हो जाएगी। तो ये इनके लेखन की शैली के बारे में हमने बात करी। अब बात करते हैं कि लोक जो जीवन है या सामान्य जनजीवन है उसकी इसमें कितनी अभिव्यक्ति मिलती है। तो आमतौर पर यह देखा गया है कि रासो साहित्य लोक जो है उससे दूर रहा है। सामान्य जनजीवन की इसमें अभिव्यंजना बहुत कम देखने को मिलती है, ये ऐसा कह सकते हैं कि ना के बराबर देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि चारण साहित्य है, दरबार में बैठकर एक कवि लिख रहा है और राजा को खुश करने के लिए लिख रहा है, और इस पर भी ऐतिहासिकता इनकी संदिग्ध है, साहित्यिकता है, वीर और श्रृंगार से जुड़ी हुई रचनाएं हैं। तो दरबार में बैठा है, राजा के लिए लिखा है, तो जनता का तो यहां पर स्थान ही नहीं है।
और जब जनता का स्थान नहीं है तो फिर यहाँ पर जनजीवन की अभिव्यक्ति कहाँ से हो जाएगी। एक तरीके से हम देखें तो रीतिकाल में जिस तरह की रचनाएं लिखी जा रही थी, हालांकि रीतिकाल में श्रृंगारिक प्रधान रचनाएं थी, वीर रस भी उनमें बहुत कम देखने को मिलता था, यहाँ पर वीर रस साथ में देखने को मिलता है। लेकिन उसी तरह से दरबार में बैठ के एक कवि ने लिख दिया, आम जनता की उसमें कोई अभिव्यक्ति नहीं है। तो इस प्रकार से सामान्य जनजीवन का जो संपर्क है वो इस साहित्य में नहीं मिलता है, आम जनजीवन की अभिव्यक्ति यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। अब एक तथ्य, चारण साहित्य हो गया। संकीर्ण राष्ट्रीयता बड़ा मतलब महत्वपूर्ण है कि वीर रस की अभिव्यंजना हो रही है लेकिन राष्ट्रीयता संकीर्ण है, ये कैसे? देखिए, राजपूताने में या राजस्थान में ये साहित्य अधिकतर लिखा गया और जिस दौर का ये साहित्य है उस दौर में राजाओं ने आपस में लड़ाइयां करी। इस राजा ने इस पे हमला कर दिया, इस राजा ने इस पे हमला कर दिया, इनमें एकता देखने को नहीं मिली। मान लीजिए ये पूरा राजस्थान है, यहाँ पे जयपुर है, यहाँ पे कोई दूसरा क्षेत्र है, तो इस राजा ने इस पे आक्रमण कर दिया, इसने इस पे आक्रमण कर दिया। ऐसा किसी ने दिमाग नहीं लगाया कि पूरा राजस्थान एक भी हो सकता है, हमें आपस में लड़ाई ना करके दूसरे जो बाहर से आक्रांत आ रहे हैं उनका हमें मुकाबला करना चाहिए। ऐसा किसी ने दिमाग नहीं लगाया, सारे एक दूसरे के बराबर लड़ाई करने में लगे रहे। तो राष्ट्रीयता तो मिलती है लेकिन संकीर्ण राष्ट्रीयता है, क्योंकि केवल अपने क्षेत्र को लेकर, क्षेत्रीय राष्ट्रीयता जिसको बोल सकते हैं कि मुझे केवल मेरे घर की देखनी है, दूसरे के घर में क्या हो रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो चीज है ये यहाँ पर उस दौर में मिलती थी, इसलिए इनमें संकीर्ण राष्ट्रीयता हमें देखने को मिलती है। पृथ्वीराज रासो भी हम पढ़ेंगे तो इसमें यही दिखेगा, बाकी रासो है ये भी पढ़ेंगे। अधिकतर क्या होता था, कोई राजा या तो किसी रानी के पीछे चला गया, या फिर अगर रानी के पीछे नहीं गया तो किसी छोटी मोटी बात पर पड़ोसी राज्य से उसने लड़ाई कर दी। अगर पड़ोसी राज्य से लड़ाई नहीं करी तो अपने ही उसका कोई भाई बंधु है जो उसके साथ लड़ने के लिए आ गया। तो इस प्रकार से लड़ाइयां मिलती हैं, राष्ट्रीयता मिलती है, लेकिन क्षुद्र राष्ट्रीयता, जो एक नैरो माइंडेड टाइप की राष्ट्रीयता यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अच्छा, बड़ी बात और मुख्य तथ्य है कि युद्धों का अत्यंत सजीव वर्णन यहाँ पर मिलता है। युद्धों का सजीव वर्णन मतलब यो मानिए कि हमारे सामने युद्ध चल रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं, इस प्रकार का वर्णन मिलता है। और इस प्रकार का वर्णन मिलने का कारण क्या है? कारण है ये चारण कवि। कहते हैं कि चारण कवि, राजाओं के दरबार में जो चारण होते थे वो अपने एक हाथ में कलम रखता था जब युद्ध में जाता था और एक हाथ में तलवार रखता था। जहां पर तलवार की जरूरत पड़ी वहां पर वो तलवार से लड़ता था, और जहां पर कविता की जरूरत पड़ी, मान लो सैनिक लड़ते लड़ते उनमें जोश की कमी आ गई, उनका उत्साह ठंडा पड़ने लगा, तो चारण कवि ने तुरंत दो लाइनें लिखकर उनको सुना दी, उनमें फिर से जोश आ गया और वो लड़ने के लिए चल पड़े। और अगर मान लो कहीं पर लड़ाई करनी है तो एक हाथ में उसके तलवार है, तलवार से उसने लड़ाई करनी शुरू कर दी। तो चारण कवियों ने अपनी आंखों के सामने जो दृश्य देखे उन दृश्यों को उन्होंने अपनी रचनाओं में ढाला, और इसलिए इनमें जो युद्धों का या जो वीर रस का वर्णन है वो अत्यंत सजीव वर्णन होता है। कई जगह अतिशयोक्ति है, राजाओं की तुलना होती है तो उसको किसी को इंद्र से भी बड़ा बता दिया जाता है, किसी को किसी दूसरे भगवान से बड़ा बता दिया जाता है, वो अतिशयोक्तियां हैं। लेकिन फिर भी अगर देखें तो जिस प्रकार से अलंकारों का, जिस प्रकार से इन्होंने तत्वों का प्रयोग करके वीर रस की व्यंजना करी है, उससे लगता है कि युद्ध बिल्कुल हमारे सामने एक तरीके से एक फिल्म चल रही है, एक मूवी के रूप में। ऐसा मानिए कि एक स्क्रिप्ट इन लोगों ने लिख दी है और उसको हम लोग देख रहे हैं। तो जैसे ही हम ये स्क्रिप्ट देखते हैं तो हमें एक फिल्म हमारे सामने दिखाई देती है, और इसीलिए युद्धों का वर्णन इनका बहुत उत्कृष्ट हो गया है। अब एक बात, मुक्तक और प्रबंध रचना, यहाँ पर चारण, ये जो रासो साहित्य है इसमें मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, लेकिन मुख्य रूप से प्रबंध रचनाएं मिलती हैं। मुक्तक रचनाएं कोई एकाध हैं, जैसे बिसलदेव रासो मुक्तक रचना है। तो मुक्तक और प्रबंध दोनों रचनाएं मिलती हैं, और मुख्य रूप से प्रबंध रचनाएं मिलती हैं। रचना को अलग अलग अध्यायों में बांटा जाता है, अलग अलग खंडों में बांटा जाता है, और प्रत्येक खंड का नामकरण किया जाता है। तो इस प्रकार की प्रबंध रचनाएं हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर जो हिंदी साहित्य के आदिकाल में कौन से रासों का हमें अध्ययन करना है। सबसे पहले है बिसलदेव रासो। ये वरीयता क्रम है, या यूं कहिए कि काल क्रम है रासो साहित्य का, हमें इसको याद रखना है। 6 रासो ग्रंथ लगे हैं, बिसलदेव रासो, परमार रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो और खुमान रासो। ये 6 के 6 ग्रंथ आचार्य शुक्ल ने जब हिंदी साहित्य के आदिकाल का नामकरण कर रहे थे और उन्होंने वीरगाथा काल नाम जो बताया था उसमें ये 6 ग्रंथ गिनाए थे। इसके अलावा भी उन्होंने
और भी ग्रंथ गिनाए थे, जिनमें अपना जयचंद प्रकाश, जसमें जस चंद्रिका, खुसरो की पहेलियां, विद्यापति पदावली और कीर्तिलता, कीर्ति पताका। खुसरो की पहेलियां, विद्यापति पदावली और एक दो ग्रंथ और थे जिनको मैं भूल रहा हूं, शायद कीर्तिलता कीर्ति पताका कंफ्यूजन है, लेकिन ये कुल 12 ग्रंथ उन्होंने गिनाए थे। और इन 12 ग्रंथों में से इन जब रासो साहित्य की बात आई थी तो इसको आचार्य शुक्ल ने यह कहकर नकार दिया था कि ये वीर रस का नहीं है। खुमान रासों का समय हम देखें तो ये 16वीं 17वीं शताब्दी तक का ठहरता है, तो इसलिए इसको नकार दिया था। विजयपाल रासों का समय भी बहुत बाद का ठहरता है। परमार रासो लोक श्रुतियों में था और एक ग्रंथ के रूप में उपलब्ध नहीं था। परमार रासों को आला खंड भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश की तरफ अगर हम जाएंगे तो बरसात के मौसम में जैसे ही खेतों में काम करने का समय आता है उस समय आला गाए जाते हैं और इसको आला खंड कहते हैं। तो इनका कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं होता था, इसलिए आचार्य शुक्ल ने इसको भी नकार दिया था। और हमीर रासों का समय भी आदिकाल के दौरान का इसकी सीमा में नहीं ठहरता था, तो ये नकार दिए गए थे। और पृथ्वीराज रासों पर तो अप्रामाणिकता के इतने आरोप लगे कि आचार्य शुक्ल ने ही इसको जाली करार दे दिया। हालांकि ऐतिहासिकता जाली है, साहित्यिकता इसकी असंदिग्ध है। साहित्यिक रूप से इतनी प्रचुरता इन रासो साहित्य में है कि आदिकाल में इनके मुकाबले का कोई भी दूसरा साहित्य नहीं खड़ा होता है। तो ये रासो साहित्य की कुछ प्रारंभिक रूपरेखा है। अब हम एक एक करके इन रासो साहित्य के बारे में बात करते हैं। तो अब तक हमने बात करी कि रासो साहित्य क्या है, रासो साहित्य की प्रवृत्तियां क्या क्या है, रासो साहित्य सबसे ज्यादा कहां पर लिखा गया, रासो साहित्य को लिखने वाले कवि कौन थे, रासो साहित्य में कौन से रस की अभिव्यक्ति ज्यादा मिलती है, या फिर रासो साहित्य कितने प्रकार के जो रासो ग्रंथ थे वो इसमें लिखे गए। अब हम रासो साहित्य में जो ग्रंथ लिखे गए हैं एक एक करके उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बीसलदेव रासो की। बीसलदेव रासो के रचयिता थे नरपति नाले और सबसे पहले इसका संपादन किया सत्यजीवन वर्मा ने। बीसलदेव रासो क्या है? मूल रूप से बीसलदेव रासो अजमेर के विग्रह राज चतुर्थ जो बीसलदेव है इनकी और इनकी रानी राजमती, इन दोनों की कहानी है। राजमती कौन थी? मालवा राजा परमार भोज की पुत्री थी। तो इन दोनों की कहानी बीसलदेव रासो में है। होता क्या है कि बीसलदेव और राजमती बैठे किसी बात में चर्चा कर रहे होते हैं किसी बात पर, तो राजमती कुछ बोल देती है। राजमती कुछ बोल देती है तो बीसलदेव को वो बात लग जाती है और बीसलदेव अपना महल राजपाट छोड़कर चले जाते हैं, पता नहीं कहां चले जाते हैं। तब राजमती दुखी होती है और अपने दुख का वर्णन किस प्रकार से करती है, तो वो जो राजमती का वियोग है वो बीसलदेव रासो में लिखा गया है। अब देखिए कि राजमती का वियोग बीसलदेव रासो में लिखा गया है, लेकिन आगे चलकर एक फैक्ट आएगा जिससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। देखिए सबसे पहले तो इसमें एक पंक्ति आती है, नाल है रसायन आरंभई। इसमें एक शब्द आया रसायन, यहां से आचार्य शुक्ल ने रसायन शब्द लिया। अब रसायन शब्द से क्या है? रासो शब्द जो है इसकी उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग मत हैं और आचार्य शुक्ल का यह मानना है कि इसकी उत्पत्ति रसायन शब्द से हुई है। और ये रसायन शब्द आचार्य शुक्ल ने कहां से लिया है? ये बीसलदेव रासो से लिया है। कहां से लिया है? बीसलदेव रासो से। तो आचार्य शुक्ल ने इस पंक्ति के आधार पर, ये जो पंक्ति सीधी सीधी पूछ ली जाएगी, नाले रसायन आरंभई, और आचार्य शुक्ल ने रसायन शब्द कहां से लिया है, तो उसका जवाब हो जाएगा नाले रसायन आरंभई। या फिर पूछ दिया जाएगा कि ये पंक्ति कौन से रासो ग्रंथ में है। तो एक तो ये तथ्य हो गया कि नाले रसायन आरंभई से आचार्य शुक्ल ने रसायन शब्द लिया, जिससे कि उन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति का उल्लेख किया। इसके अलावा एक और पंक्ति आती है कि संवत 1272 मझारी। अब इसको देखने से सीधा सीधा तो हमें यह समझ आता है कि 1272 यानी 1272 की बात हो रही है। लेकिन आचार्य शुक्ल चूंकि आचार्य शुक्ल है, उनको तो अपने हिसाब से अलग मतलब उनका निकलता है, उसके लिए वो अलग से तर्क देते हैं और वो मान्य भी होता है। तो आचार्य शुक्ल का कहना है कि यहां पर संवत 1212 जो है ये इन्होंने इसका अर्थ लिया है। लेकिन मोतीलाल बेनारिया का कहना है कि 1272 से मतलब है 1272। ये तो हो गए दो मत की भाई शुरुआत कहां से हुई है।
कहने को ये कह सकते हैं कि 1272 संवत या 1212 संवत से रासो जो शब्द है या जो रासो ग्रंथ है उनकी शुरुआत हो जाती है। ये दोनों मत हमें याद रखने हैं। अब बात करते हैं कि आचार्य शुक्ल ने कहा है कि वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ है। कौन सा? बिसलदेव रासो किसका प्राचीनतम ग्रंथ है? वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ है। याद रखिए, वीर गीत, वीर रस नहीं है, ये वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ है। यहां पे ये बात लिख देते हैं। लेकिन जब ये वीर गाथा काल नाम के संदर्भ में बिसलदेव रासो को ये कहकर खारिज कर देते हैं कि बिसलदेव रासो मूलतः श्रृंगार रस की रचना है, वहां पर ये नाम हमें कंफ्यूज करेगा। लेकिन सवाल अक्सर ये पूछा जाएगा कि बिसलदेव रासो जो है वो वीर गीत परंपरा का प्राचीन, बिसलदेव रासो मूलतः किस रस की रचना है? वीर रस की रचना है या श्रृंगार रस की रचना है? तो इसका जवाब हमें देना है कि बिसलदेव रासो श्रृंगार रस की रचना है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो इसका जवाब हो जाएगा बिसलदेव रासो। क्यों? क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा बोला है। दोनों बातें एक दूसरे से, देखिए आगे आ गया कि ये शुद्ध वियोग श्रृंगार रस की रचना है। वीर गीत लिखा है आचार्य शुक्ल ने, है शुद्ध वियोग श्रृंगार की रचना, और आचार्य शुक्ल ने भी वीर गाथा नाम में इस ग्रंथ का उल्लेख नहीं किया, इसको ये कहकर नकार दिया है कि ये श्रृंगार रस की रचना है, बोलते वीर रस की रचना नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब इस ग्रंथ में बात कर लेते हैं है क्या। 4 खंड हैं और उसमें 2000 चरण और 125 छंद हैं। खंड कितने हैं? 4। चरण कितने हैं? 2000 और छंद कितने हैं? 125। तो ये तो हो गई कुछ बात। कहानी हमने देख ली कि जो विग्रह राज है, चतुर्थ है, जो बिसलदेव है और उसकी रानी जो राजमती है, उनके बारे में यहाँ पर मिलता है। दोनों में किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है, तो राजा क्या करता है? महल छोड़ के चला जाता है, और फिर रानी जो उसके वियोग में तड़पती है, उसका दुख जो है वो हमें बिसलदेव रासो में देखने को मिलता है। और हिंदी साहित्य की पहली प्रोषित पतिका नायिका, प्रोषित पतिका यानी कि जिसका पति उसे छोड़कर चला गया हो, वो नायिका जिसका पति उसे छोड़कर चला गया, तो ये है प्रोषित पतिका नायिका। हिंदी की पहली प्रोषित पतिका नायिका जो है वो है राजमती। क्यों? क्योंकि राजा बिसलदेव राजमती को छोड़कर चले गए हैं। कहां चले गए हैं राजमती को इसका पता नहीं है, और इसलिए वो दुखी है, इनके वियोग में लगातार वो रोती है, अपना दुख व्यक्त करती है, और इसीलिए शुद्ध वियोग श्रृंगार की रचना है, वीर रस की रचना नहीं है। हाँ, वीर गीत परंपरा में पहला ग्रंथ है, लेकिन वियोग श्रृंगार की रचना है। एक पंक्ति आती है इसमें कि स्त्री जन्म काई दियो हो महेश। राजमती कहती है ईश्वर से कि मुझे औरत का जन्म क्यों दिया, इस जन्म में ऐसा क्या था जो आपने मुझे दिया। और एक पंक्ति आती है, बड़ी सुंदर पंक्ति आती है कि राजमती कह रही होती है कि आपने मुझे राजा के यहाँ पर रानी बनाकर भेज दिया, इससे बेहतर था कि मुझे किसी जाट के घर में पैदा कर दिया जाता, मैं किसी जाट की पत्नी होती तो कम से कम मैं मेहनत करती लेकिन उसके साथ तो होती, मैं खेत में काम करती लेकिन उसके साथ तो होती। आज मैं रानी हूं लेकिन मेरा पति मेरे साथ नहीं है। देखिए एक रानी की पीड़ा कितनी बड़ी है कि उसका पति उसके पास नहीं है और वो दुखी है, पता नहीं किस बात पे नाराज होकर और चला गया है, और कहां चला गया है ये भी नहीं पता है। राजमती पंक्ति और कहती है कि दव का दादा वो ऊपर ले, जीव का दादा ने पाला हुई, कि आग से जला हुआ फिर से सही हो सकता है, लेकिन जो जवान से चला गया है वो फिर से उसमें फूट पड़नी, उसमें फिर से नई कोपलें फूटनी बहुत मुश्किल है। तो ये बिसलदेव रासो है, रासो परंपरा का पहला ग्रंथ है। रसायन शब्द यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, आचार्य शुक्ल ने उसी रसायन शब्द से रासो का अर्थ लगाया है। 1272 मझारी यहाँ पर देखने को मिलता है, आचार्य शुक्ल ने उससे 1212 अर्थ लिया है, और मोतीलाल मेनारिया ने 1272 अर्थ लिया है। वीर गीत परंपरा का पहला ग्रंथ बताया है आचार्य शुक्ल ने, है श्रृंगार रस की रचना, वियोग श्रृंगार की रचना है मुख्य रूप से। 4 खंड है, 2000 चरण है, 125 छंद है। कहानी क्या है? अजमेर का विग्रह राज चतुर्थ बिसलदेव है और मालवा के राजा परमार भोज की पुत्री राजमती है, दोनों बैठे हैं, किसी बात पर दोनों में अनबन हो जाती है। राजा महल छोड़ के चला जाता है, रानी दुखी होती है, अपना दुख जिस प्रकार से व्यक्त करती है वो सारा का सारा इसमें हमने देखा है। अच्छा, पहली प्रोषित पतिका नायिका है हिंदी की, कौन? राजमती। तो ये बिसलदेव रासो से जुड़े हुए कुछ तथ्य है। अब एक ग्रंथ आता है हमीर रासो।
हमीर रसों का समय 1357 ईस्वी के आसपास का है। एक बार क्या होता है कि आचार्य शुक्ल प्राकृत पैंगल का अध्ययन कर रहे होते हैं। प्राकृत पैंगल हम जब आदिकाल में आगे पढ़ेंगे तब हम प्राकृत पैंगल के बारे में पढ़ेंगे। ये छंद शास्त्र से जुड़ी हुई रचना है। तो इसका जब अध्ययन कर रहे थे तो इसमें इन्हें 8 छंद मिले और 8 छंद में इन्होंने अंदाजा लगाया कि यह हमीर रासो नाम का ग्रंथ है, हुआ होगा कभी, और इसके रचयिता सारंगधर है। 8 छंदों के रचयिता सारंगधर लगाया, आचार्य शुक्ल ने ये बात कही। लेकिन राहुल सांकृत्यायन का कहना है कि जज्जल ने हमीर रासो की रचना करी है। तो मूल रूप से अगर पूछ लिया जाए कि प्राकृत पैंगलम से किस रासो ग्रंथ का पता चला तो इसका जवाब हो जाएगा हमीर रासो। और इसका सीधा सा जवाब अगर पूछा जाए कि हमीर रासो का रचयिता कौन है तो सारंगधर है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार इसका रचयिता हमीर रासो का रचयिता कौन है तो उसका जवाब हो जाएगा जज्जल। तो हमीर रासो के बारे में ये 2 तथ्य महत्वपूर्ण है, बाकी कुछ बड़ी चीज नहीं है। अब बात करते हैं परमार रासो की। परमार रासो को आलाखंड भी कहते हैं। इसके रचयिता जगनीक है। देखिए, परमार रासो एक तरीके से लोक श्रुति का साहित्य है जिसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में केवल लोक ने मौखिक परंपरा में आगे रखा है। लिखित रूप इसका नहीं मिलता मूल रूप से। अब तो कहीं मिलता है लेकिन मूल रूप से इसका जो लिखित रूप है वो हमें नहीं मिलता। तो चूंकि मौखिक परंपरा में है इसलिए इसका रूप सर्वाधिक विकृत हो गया है। कैसे? एक पीढ़ी में किसी ने एक चीज सीखी, मान लीजिए आलाखंड है, इसमें हमने देखा कि 100 पद हमने याद किए। 100 पद एक पीढ़ी ने याद किए, अगली पीढ़ी में इन्होंने ये 100 पद स्थानांतरित किए और इनको याद करवा दिए। हुआ ये कि कुछ पदों में नई पीढ़ी अटक रही थी, उसने क्या किया, इन नए पदों को अपने हिसाब से ढाल दिया। तो अब ये जो 100 पद थे और ये जो 100 पद थे, मूल भाव तो इनका भी यही है, इनका भी यही है। लेकिन अगर हम देखें वास्तविक रूप से इनका जो ओरिजिनल स्वरूप था उसमें इसमें और इसमें हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो चूंकि मौखिक परंपरा में ये चला है परमार रासो, तो इसलिए इसका स्वरूप सबसे ज्यादा विकृत हुआ है। रासो साहित्य में अगर पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा विकृत स्वरूप किसका है तो ये अगर पूछा जाए तो ये परमार रासो का है। परमार रासो को आलाखंड भी कहते हैं। आलाखंड क्यों कहते हैं? देखिए, एक तो कारण है कि इसमें आल्हा और उदल 2 भाई हैं, इनके बारे में गीत गाए जाते हैं। दूसरी बात, आलाखंड का समय है 13वीं सदी के आसपास। 13वीं सदी से शुरू हो जाता है और बाद में मौखिक परंपरा में चलता रहता है। तो 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के कलेक्टर थे चार्ल्स इलियट। चार्ल्स इलियट ने क्या किया कि ये जब सुने उन्होंने इन गीतों को सुना, खेतों में काम कर रहे लोगों से इन गीतों को सुना, तो उन्होंने सोचा कि बड़ी अच्छी चीज है, इसको हम इकट्ठा करते हैं, इसको हम लिखते हैं। तो उन्होंने इन गीतों को संपादित किया और संपादित करने के बाद इसको नाम दे दिया आलाखंड। यानी कि आल्हा खंड जो नाम है जिसको हम देखते हैं वो नाम संपादन के बाद तो दिया चार्ल्स इलियट ने। क्यों दिया? क्योंकि आला और उदल के बारे में इसमें हमें जानकारी मिलती है। तो आलाखंड का 1865 में संपादन करवा दिया चार्ल्स इलियट ने और अंग्रेजी में इनका अनुवाद हुआ 2 नामों से, द 9 लाख चैन और द मेरो फ्रूट। इन 2 नामों से इसका अनुवाद हुआ और यह अनुवाद छपा कलकत्ता रिव्यू पत्रिका में। कलकत्ता रिव्यू पत्रिका में छपा। अनुवाद किया किसने? वाटरफील्ड ने, मिस्टर वाटरफील्ड ने इनका अनुवाद किया। लेकिन यहां पर जाकर एक तथ्य आता है, वाटरफील्ड ने इनका अनुवाद तो कर दिया, चार्ल्स इलियट ने तो इसको एक ग्रंथ के रूप में संपादित कर दिया। लेकिन वाटरफील्ड ने जब इनका अनुवाद किया तो इन्होंने कहा कि परमार रासो अलग से रचना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पृथ्वीराज रासो जो है, आगे हम पढ़ेंगे रासो परंपरा में, तो पृथ्वीराज रासो में जो 69 खंड है, 69 प्रस्ताव जो है, 69 अध्याय जो है, ये उन्हीं में से एक का भाग है। और कौन से का? 69वें समय का भाग है। 69 यहाँ पर पृथ्वीराज रासो में अध्यायों का नाम समय है, तो 69वें समय का भाग है और 69वें समय का नाम है महुआ युद्ध प्रस्ताव, यानी कि महुआ युद्ध प्रस्ताव। महुआ युद्ध का जो अध्याय है उसी का भाग आलाखंड है। ये अलग से कोई रचना नहीं है। ऐसा किसका मानना है? वाटरफील्ड का मानना है। लेकिन 13वीं सदी से उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश में मतलब बुंदेलखंड और यहाँ के आसपास का जो एरिया है, यहाँ पर लोक श्रुति में लोक जो जनजीवन है, जो लोक गीत होते हैं, जैसे उस परंपरा में हम आलाखंड को देखने को मिलते हैं। कई बार
किसी फिल्मों में भी हमने इनको सुन लिया होगा, हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अक्सर ये आलाखंड गाए जाते हैं। तो रासो ग्रंथों में सर्वाधिक ओजपूर्ण रचना है। क्यों? क्योंकि ये दो भाई हैं, आला और उदल, इनकी वीरता का वर्णन है। क्योंकि और ये पृथ्वीराज रासो से युद्ध करते समय शहीद हो गए थे ये दोनों। तो ये अलग गाए जाते हैं कि दो भाई हैं वो लड़ रहे, और पृथ्वीराज रासो तो उस समय एक बहुत बड़ा राजा था, उससे लड़ते हुए दोनों शहीद हो गए थे। परमार रासो को युद्ध गीत या लिरिकल बैलेट्स भी कहा जाता है। देखिए, हमने रासो ग्रंथ पढ़ते समय एक बात पढ़ी थी कि रासो साहित्य जो है, रासो ग्रंथ जो है, इनमें राष्ट्रीयता तो मिलती है, लेकिन बहुत क्षुद्र राष्ट्रीयता मिलती है, बड़े स्तर पर राष्ट्रीयता नहीं मिलती है। क्योंकि देखिए, आधा उत्तर प्रदेश में, यूपी के आसपास का एरिया मान लीजिए, वहां के कहीं होंगे, बराबर वंश के वीर हैं ये, बराबर वंश में दो है। तो और ये पृथ्वीराज रासो अजमेर में होते हैं उस वक्त, ये आपस में लड़ रहे हैं। ये दो जो महान वीर हैं, ये वीर गति को प्राप्त हो गए हैं पृथ्वीराज से लड़ते हुए। एक ही देश में दो अलग अलग राज्यों के राजा लड़ रहे हैं। तो ये जो राष्ट्रीयता थी, यही संकीर्ण राष्ट्रीयता है जिसका जिक्र हम रासो ग्रंथों के बारे में करते हैं। तो ये प्रमाण रासो हो गया, इसको हमने आलाखंड कहा। चार्ल्स एलियट ने 1865 में इसका संपादन करवाया आलाखंड के नाम से। हाँ, श्याम सुंदर दास ने 1919 में परमार रासो के नाम से संपादन करवाया। अगर कोई पूछ ले कि परमार रासो के नाम से संपादन किसने करवाया, तो इसका जवाब हो जाएगा श्याम सुंदर दास ने। और द 9 लाख चैन और द वेरोफिल्ड के नाम से कलकत्ता रिव्यू पत्रिका में अंग्रेजी में अनुवाद होकर छपा। अनुवाद किसने किया? वाटरफील्ड का स्पष्ट मानना है कि पृथ्वीराज रासो के मौजूद प्रस्ताव का अंश है, अलग से कोई ग्रंथ नहीं है। रासो में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है, आला और उदल दो हैं, वीर हैं, इनके बारे में रचना है। पृथ्वीराज से लड़ाई करते हुए शहीद हो गए थे। इसके बाद एक छोटा सा ग्रंथ और आता है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो के रचयिता कौन है? नलसिंह। विजयपाल रासो का समय 16वीं शताब्दी के आसपास का है। नलसिंह इसके रचयिता है। अब दो छोटे छोटे ग्रंथ और हमें देखने को मिलते हैं, जयचंद्र प्रकाश और जसमयंक जसचंद्रिका। पृथ्वीराज रासो से पहले एक ग्रंथ और बच गया है जिसकी हमें चर्चा करनी है, यह है खुमान रासो। खुमान रासो का समय 9वीं सदी के आसपास से माना जाता है। खुमान रासो का समय 9वीं सदी के आसपास से माना जाता है। खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय हैं और विस्तार से इसका वर्णन कर्नल टोड ने किया है। कर्नल टोड ने किया है। और रचयिता कौन है खुमान रासो के? दलपति विजय। कहानी क्या है? कहानी यह है कि चित्तौड़ के राजा खुमान द्वितीय, चित्तौड़ के राजा खुमान द्वितीय पर आक्रमण किया बगदाद के खलीफा अल-मामू ने, और इस युद्ध में अल-मामू हार गया। अल-मामू हारा और खुमान द्वितीय जो है, अल-मामू हार गया और खुमान द्वितीय जो है वो विजयी हुए। तो इसलिए दलपति विजय ने खुमान रासो लिखा। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह मानना है कि खुमान रासो का समय 9वीं सदी के आसपास ना होकर 17वीं 18वीं सदी का है। 17वीं 18वीं सदी का है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि द्विवेदी जी का यह कहना है कि खुमान रासो में महाराणा प्रताप और उनके पुत्रों के बारे में जानकारी मिलती है। तो एक तरीके से यूं कहें कि लगभग 800-900 सालों का अंतर आ गया। 17वीं 18वीं सदी इन्होंने समय बताया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और मोतीलाल मेनारिया ने 18वीं सदी इसका समय माना है। किसने? मोतीलाल मेनारिया ने। इनका यह कहना है कि ये भी 18वीं सदी के आसपास की इस रचना को मानते हैं। आचार्य द्विवेदी का कहना है कि यह रचना 9वीं-10वीं सदी के आसपास की ना होकर 17वीं 18वीं सदी के आसपास की है। क्यों? क्योंकि इसमें महाराणा प्रताप और उनके पुत्रों के बारे में जानकारी मिलती है।
लेकिन दलपति विजय ने जो खुमान रासो लिखा, इसमें हमें जानकारी खुमान द्वितीय के बारे में भी मिलती है। तो इससे जो साहित्य के इतिहासकार थे उन्होंने एक बात का अंदाजा लगाया कि ये केवल किसी एक राजा पर आधारित ग्रंथ ना होकर एक वंशावली है। खुमान जो वंश है उसकी, खुमान जो द्वितीय है, इनकी वंशावली है एक तरीके से, और इसमें 700-800 सालों का एक इतिहास हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए खुमान रासो, और इसीलिए आचार्य शुक्ल ने जब वीरगाथा काल नाम दिया और उसमें खुमान रासो का उन्होंने संदर्भ दिया, तो खुमान रासो भी इसी वजह से खारिज हुआ, क्योंकि इसमें 700-800 सालों का हमें जानकारी मिलती है। केवल एक 9वीं-10वीं सदी के आसपास का समय नहीं है इसमें 9वीं-10वीं से लेकर 17वीं-18वीं सदी तक का समय है। तो ये एक बहुत लंबी सैकड़ों वर्षों की विकास परंपरा है जो हमें इसमें देखने को मिलती है। तो ये खुमान रासो है। तो अब तक हमने रासो साहित्य में बात कर ली, बिसलदेव रासो की, विजयपाल रासो की, परमार रासो की, खुमान रासो की, जयप्रकाश जयमेघ जसचंद्रिका की और जयचंद्र प्रकाश की। और अब मुख्य रूप से बचता है पृथ्वीराज रासो, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे। अब तक हमने जो छोटे छोटे रासो ग्रंथ पढ़े हैं, इनके अलावा मुख्य रूप से रासो साहित्य में पृथ्वीराज रासो एक बड़ा भाग है जिसको हम विशेष रूप से पढ़ेंगे।